गुड आफ्टरनून पलक, गुड आफ्टरनून मुस्कान, मोनिका, शिवम। एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो अभी तक हम लोगों ने कंपनी लॉ में इंट्रोडक्शन देखा था। कल की क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि कंपनी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कंपनी जो है वो एक ज़्यादा सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड अ पार्टनरशिप फर्म, राइट। कंपनी की सिग्निफिकेंस समझने के बाद हमने ये भी देख लिया था कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो क्यों इवॉल्व किया गया था, क्यों हमें 1956 के एक्ट को डिलीट करके और उसकी जगह पे 2013 वाला एक्ट इंट्रोड्यूस करना था। इसके अलावा हमने कुछ बहुत ही बेसिक बातें कल समझी थी कि जैसे लॉज कौन बनाता है, कैसे बनाए जाते हैं लॉज, एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि एक्ट जो होता है वो किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, सबसेक्शन, स्केड्यूल, क्लॉजेस, ये सब चीज़ें हमने कल अंडरस्टैंड करी थी, राइट। अच्छा, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस होते हैं? कितने सेक्शंस होते हैं टोटल? कितने सेक्शंस हैं? जो भी लाइव स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर कर सकते हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होते हैं, फटाफट से बता दो। नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ स्केड्यूल्स। यस, करेक्ट। पलक, यू आर राइट, 470 सेक्शंस होते हैं, राइट। 29 चैप्टर्स हैं, करेक्ट, एंड 7 स्केड्यूल्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सो कंपनीज एक्ट 2013 जो है इसके अंदर सबसे पहले तो जो चैप्टर्स डिवाइडेड है वो कितने नंबर हैं? 29 चैप्टर्स रहेंगे। चैप्टर्स के अंदर हमारे पास सेक्शंस होते हैं, वो कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस है हमारे पास। एंड कितने नंबर ऑफ स्केड्यूल्स हमें दे रखे हैं? स्केड्यूल्स कहाँ होते हैं? हमेशा चैप्टर के एंड पे होते हैं, बिल्कुल शिवम, करेक्ट आंसर है आपका। स्केड्यूल्स जो है वो चैप्टर के एंड में होते हैं, एंड वो कितने प्रोवाइडेड है हमारे पास? यहाँ पे टोटल 7 स्केड्यूल्स प्रोवाइडेड है, राइट। अच्छा, इतना हम लोगों ने समझ लिया था। अब आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है कंपनी की डेफिनेशन एंड कंपनी के फीचर्स, राइट। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कंपनी जो है उसको कंपनीज एक्ट 2013 ने किस तरीके से डिफाइन किया है। सो इसका डेफिनेशन जो हम लोग देखेंगे, सेक्शन नंबर दे रखा है एज पर सेक्शन 220, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इस सेक्शन के हिसाब से। अच्छा, कोई भी लॉ आप अगर पढ़ते हो तो लॉज में जो सेक्शन नंबर 2 होता है, यूजुअली सबके अंदर सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस का क्लॉज होता है। तो यहाँ पे भी तुम देखो कंपनी की जो डेफिनेशन है वो हम लोग कौन से सेक्शन के हिसाब से पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 2 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, डेफिनेशन लिखो। इसमें कंपनी क्या होती है? कंपनी means a company incorporated incorporated under company incorporated under this companies act or under any previous company law, राइट। ये डेफिनेशन है जो हमें एक्ट ने प्रोवाइड करी है। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ।
तो अब ये क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने इतना सा एक्सप्लेन कर दिया हमें, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन हमें इन्होंने प्रोवाइड करी है। क्या इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो पा रहा है क्या कि कंपनी क्या होती है? क्या हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि कंपनी की वर्किंग कैसे रहेगी, क्या काम कंपनी करती होगी, या कंपनी में क्या क्या फंक्शंस हैं? क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ इतना बोला, ऐसा समझ सकते हो कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का क्या मतलब है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? अंडर दिस कंपनीज एक्ट का मतलब हम कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। साइड में पेंसिल से लिख लो, ये कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं। एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है? जो 1956 का कंपनीज एक्ट चलता था, ठीक है, या फिर उससे भी पहले ब्रिटिश टाइम में जो लॉज चलते थे हमारे पास, उन लॉज के अंदर भी अगर कोई कंपनी बनाई गई है तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये लॉज जो हैं डिलीट हो गए हैं तो अब वो कंपनीज भी बंद करनी पड़ेंगी हमें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम उन कंपनीज को बंद नहीं कर सकते। अब ऐसे तो इतनी पुरानी पुरानी कंपनीज हैं, अब ऐसे रिलायंस है, आप देखो अडानीज है, इतनी पुरानी कंपनीज, क्या हम उनको बंद कर देंगे बिकॉज वो जिस लॉ में बनी थी वो लॉ अब डिलीट हो चुका है इस वजह से? नो बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है, उन कंपनीज को रेगुलेट करना है, चलने देना है, लेकिन कौन से एक्ट में अब रेगुलेट करना है उनको? जो हमारा करंट कंपनी लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो इसीलिए इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि इस करंट वाले कंपनी लॉ में या फिर प्रीवियस वाले कंपनी लॉ में जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो सब हमारे लिए क्या है, कंपनी मानी जाएंगी। लेकिन अभी भी ये डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। हमें इस डेफिनेशन को पढ़ करके नहीं समझ आ रहा है कि क्या फीचर्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे एक कंपनी के। ठीक है, तो एक काम करो, एक बार ये डेफिनेशन फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी के फीचर्स, क्योंकि एक्चुअल में तो कंपनी क्या है वो यही इसके फीचर्स से ही पता लगेगा हमें। नोटिंग कर लें एक बार फटाफट से। लाइव में जो भी स्टूडेंट्स हैं नोटिंग कर लें, हो जाए तो एक बार बता देना, डन लिख देना एक बार। ओके फाइन, तो ये डेफिनेशन नोट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा, अब इसकी हेडिंग जो है वो फीचर्स करके लिखी हुई आए तो भी हमें यही पॉइंट्स लिखने हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स करके भी वो पूछते हैं तो भी हमें यही सेम पॉइंटर्स इसमें ऐड करने हैं, राइट। तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर उन्होंने थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया तो। वर्ड चेंज करने से तुम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये वर्ड क्या बोलना चाह रहा है, और आंसर हमारा सेम ही रहेगा दोनों के अंदर, राइट। अच्छा, अब पहले हम लोग इसका सबसे पहला फीचर जो हम करेंगे कंपनी का, दैट इज व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहला फीचर कंपनी का कौन सा होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। फाइन, अब देखो हमने इसको सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों बुलाया है, सबसे पहले तो इसका रीजन समझने की कोशिश करें। सेपरेट लीगल एंटिटी हम इसको क्यों बोलते हैं? देखो ये कंपनी जो है इसको किसने क्रिएट किया है? पहली चीज तो कंपनी एक नेचुरल पर्सन है नहीं, कि जैसे हम लोग होते हैं, जैसे ह्यूमंस होते हैं, हम लोग नेचुरल बर्थ के प्रोसेस से आते हैं, वैसे वो लोग नहीं है। कंपनीज ऐसे नहीं डेवलप होती हैं, कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सन्स होती हैं। इनको अगर हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसका मतलब क्या है, किसने क्रिएट किया है कंपनी को? लॉ ने क्रिएट किया है, राइट। कंपनी को किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। अब तुम कहोगे कि लॉ ने कैसे बना लिया? लॉ को खुद को, मतलब ऐसे लॉ मेकर्स को या इनको खुद से थोड़ी ना आएगा कि भाई ये कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, तो नहीं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हमें फुलफिल करनी है, कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करके हम लोग देंगे, एंड देन जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, आपकी कंपनी को
क्रिएट करेगा। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोला है, लीगल एंटिटी बोला है। तो सबसे पहले तो इसमें मार्क करो, हम लोग इस वर्ड का मीनिंग लिखेंगे कि हम इसको लीगल एंटिटी क्यों बुला रहे हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड एज लीगल एंटिटी? लीगल एंटिटी ये इसीलिए है बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, एंड क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया है तो इसका वाइंडिंग अप भी कौन करेगा, लॉ ही करेगा। क्रिएटेड बाय लॉ एंड वाइंडिंग अप बाय लॉ, दोनों ही चीजें इसकी किस तरीके से हो सकती हैं, लॉ से ही हो सकती हैं। यहाँ पे हम लोग नेचुरल पर्सन्स जो हैं, हम लोग कंपनी के क्रिएशन में और वाइंडिंग अप में सिर्फ मीडिएटर्स की तरह एक्ट करते हैं। हम लोगों का सिर्फ रोल होता है लीगल फॉर्मेलिटीज करने का। बाकी एक्चुअल में कंपनी को क्रिएट किसने किया है, लॉ ने बनाया है, और कंपनी को बंद भी कौन करेगा, लॉ ही उसको बंद करेगा, राइट। इस वजह से हम लोग इसको क्या बुलाते हैं, लीगल एंटिटी बुलाते हैं। ओके, अब एक और वर्ड इसमें लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब होता है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड से क्या मीनिंग है इसका, लिखो। इसका मतलब होता है दैट members of a company are independent. Members of the company are independent from it. Members of the company are independent from it, which means कि कंपनी की अगर हम बात करें और कंपनी के मेंबर्स की बात करें। अच्छा, यहाँ पे मैं वापस से वही एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ। सोल अच्छा, तो इसमें हम लोग एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि कंपनी है और कंपनी के मेंबर्स हैं। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है और पार्टनरशिप फर्म्स में होता है, उसमें कैसे होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स जो होती हैं उनमें जो उनका ओनर है, सिंगल ओनर है, वो और उसकी फर्म दोनों को हम क्या ट्रीट करते हैं, सेम पर्सन ट्रीट करते हैं, है ना। एंड यही सेम चीज पार्टनरशिप में अगर बात करें तो उसमें भी यही होता है कि फर्म के पार्टनर्स और जो उसकी फर्म है बोथ आर सेम, वन एंड द सेम माना जाता है उनको। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में जो कंपनी है उसका एंटिटी, उसका एग्जिस्टेंस एकदम अलग चलता है और मेंबर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो अलग चलता है। इसीलिए मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम द कंपनी, या फिर हम ये लिखें मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी। मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है। आप कंपनी के किसी भी डेट के लिए मेंबर्स से पैसा नहीं मांग सकते हो, एंड कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर मेंबर्स अपना हक नहीं जता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, हमने इन्वेस्ट करा है तो ये हमारे पैसे से आया है, ये हमारी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर हो जाता है कंपनी का, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, बंद भी इसको कौन करेगा, लॉ ही करेगा। एंड सेपरेट वर्ड का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एक ये डेफिनेशन लिखी है बस, है ना, और एक ये अभी फर्स्ट फीचर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, राइट। इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक केस लॉ पढ़ेंगे और उसकी स्टोरी समझेंगे। तो वो स्टोरी डिस्कस करते हैं, इसकी नोटिंग कर लो एक बार पहले। फर्स्ट क्लास, ठीक है, डन। ये डेफिनेशन डन है। अब इसमें हम लोग एक केस का नाम लिख रहे हैं, एक केस पढ़ेंगे हम इसमें, दैट इज सैलोमन वर्सेस सैलोमन लिमिटेड।
ये केस का नाम है। अब केसेस क्या होते हैं, वैसे इंटर में भी तुम लोग इतनी लॉ पढ़ के आए हो, स्टिल मैं बता देती हूँ ये केसेस क्या हैं। ये पुराने टाइम में पहले क्या हुआ था, इस टाइप के मैटर्स के ऊपर डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए हैं, लोगों में पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर केसेस फाइल किए होंगे। अब उन केस के अंदर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रेफरेंस के तौर पे उनको क्यों पढ़ा जाता है, ताकि उस कॉन्सेप्ट की आपको बेटर क्लैरिटी है इस वजह से, राइट। बहुत पुराने टाइम के केसेस हैं ये, सैलोमन वर्सेस सैलोमन लिमिटेड। अच्छा, ये नाम देख करके क्या पता लग रहा है किसने किसके ऊपर केस फाइल किया है? बिल्कुल ठीक बात है, जिस भी पर्सन का नाम हमेशा पहले लिखा हुआ आता है वो पर्सन केस फाइल करता है, और जिसका नाम बाद में लिखा हुआ रहता है वो रॉन्ग डूअर है, उसके ऊपर केस फाइल किया गया है, ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सोलोमन जो है वो क्या है, केस फाइल किया है, एंड जिसके ऊपर किया है वो कंपनी है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनको प्लेंटिफ बोलते हैं और डिफेंडेंट बोलते हैं। तो प्लेंटिफ हमारे लिए ये हो गया सोलोमन, और सैलोमन लिमिटेड इसकी कंपनी जो है वो डिफेंडेंट है। बिल्कुल ठीक बात है ना। अच्छा, अब इसकी कहानी सुनो, इसमें स्टोरी क्या हुआ था इसमें। ये जो सैलोमन है, इस पर्सन का एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, और वो बिजनेस किसका था, बूट मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो इसका था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बूट्स। बूट्स मैन्युफैक्चरिंग का इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था। एक दिन इसने क्या किया, एक कंपनी बनाई सोलोमन लिमिटेड के नाम से, जिस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सारे कौन हैं, इसी के फैमिली मेंबर्स हैं। ये है, इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, डॉटर सन जो भी थे वो सब। तो ऐसे करके फैमिली मेंबर्स ने ही मिलकर के एक कंपनी फ्रेम कर ली सोलोमन लिमिटेड के नाम से। अच्छा, अब इस सोलोमन लिमिटेड को, ये जो कंपनी बनाई गई सोलोमन लिमिटेड, इस कंपनी को इसने क्या किया, अपना ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस सेल कर दिया, राइट। ये वाला बिजनेस इसने इस कंपनी को सोल्ड कर दिया। अब क्योंकि इसने ये बिजनेस कंपनी को बेचा है, तो बदले में कंपनी इसको कोई ना कोई कंसिडरेशन पे करेगी ना, है ना। कुछ तो भाई, अभी आप अगर किसी से कोई चीज़ खरीदो तो बदले में पैसे तो देते ही हो ना, वैसे ही कंपनी भी यहाँ पे इसको क्या करेगी, कंसिडरेशन पे करेगी। अच्छा, वो कंसिडरेशन जो है, जो कंपनी ने इसको पे किया, दैट वाज शेयर्स प्लस कुछ डिबेंचर्स दिए गए, प्लस कुछ अमाउंट कैश में दिया गया एज अ कंसिडरेशन। ये अमाउंट इसको इस तरीके से कंसिडरेशन के तौर पे दिया गया। मतलब क्योंकि आपने अपना बिजनेस इस कंपनी को सेल किया है, तो बदले में कंपनी ने कैश में पेमेंट नहीं करते हुए कंपनी ने अपने शेयर्स इसको दे दिए, अपने कुछ डिबेंचर्स इसको दे दिए, और बचा हुआ पैसा कैश में दे दिया। ऐसे कर लिया इसने, है ना। और इस कंपनी के अंदर कौन कौन लोग थे, यहाँ पे साइड में लिख लो, जो भी डायरेक्टर्स हैं एंड मेंबर्स हैं वो सारे इसके फैमिली के ही लोग थे। ये सारे जने इसके फैमिली मेंबर्स ही थे, जो इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हैं और मेंबर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा, अब एक दिन क्या होता है, ये जो कंपनी है ये चली जाती है लिक्विडेशन में। कौन सी कंपनी, सोलोमन लिमिटेड, क्योंकि इसका बिजनेस अच्छा नहीं चल पाया, तो ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। लिक्विडेशन का मतलब अब ये कंपनी बंद होने वाली है, इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इनकम इतनी आ नहीं रही है। फाइन। अब जब ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई ना, तो इसमें बहुत सारे क्रेडिटर्स थे कंपनी के अंदर। अब अच्छा, क्रेडिटर सोलोमन खुद भी था ना, एक क्रेडिटर सोलोमन भी है। कैसे पता लगाया ये मैंने, क्योंकि डिबेंचर इशू हुआ है इसको, है ना। हाँ, डिबेंचर्स इशू हुए हैं इसको, इट मींस ये भी एक क्रेडिटर है कंपनी का, कंपनी इसको भी पेमेंट करेगी। अब क्या होता है यहाँ पे, जितने भी बचे हुए क्रेडिटर्स थे, उन क्रेडिटर्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कंपनी तो अब चली गई लॉसेस में, कंपनी तो पैसा दे नहीं सकती, अब पैसा कौन देगा। इन्होंने क्लेम किससे किया, इन्होंने सोलोमन से क्लेम किया। इन्होंने उसको कहा कि क्योंकि ये कंपनी तेरी है ना, तुम ही डायरेक्टर, तुम ही शेयर होल्डर, तेरे ही घर वाले हैं जो इसमें कंपनी को चला रहे हैं, कर रहे हैं, तुम लायबिल हो हमें पैसा देने के लिए हमारा।
ठीक है, ऐसे करते करते डिस्प्यूट बढ़ गया और ये मैटर चला गया कोर्ट तक, राइट। कोर्ट में मैटर जब ये गया तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का जो एंटिटी, ये जो हम लीगल एंटिटी है कंपनी की, उसको हम लोग मानते हैं कि इट इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी अपनी अलग चलेगी, मेंबर्स का अलग हिसाब किताब है। अब अगर कभी भी ऐसा होता है कि कंपनी में लॉसेस जो हो जाते हैं, तो क्या हम मेंबर्स से पैसा मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते। याद करो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी में एक लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर होता है, पढ़ा था ना जब हम कंपेयर कर रहे थे तीनों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है और हम कह रहे हैं कि मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, तो फिर यार कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर से पैसा क्यों मांगने आ रहे हो? ये सोलोमन जो है इसने उल्टा कंपनी पे केस कर दिया और ये मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट बोलता है कि बिल्कुल ठीक बात है, सोलोमन पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स अलग है, सोलोमन अलग है। उल्टा बल्कि कंपनी को सोलोमन को भी पैसे देने पड़ेंगे। किस बिहाफ पे? डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे, बिल्कुल। तो इसीलिए पैसे लेने का राइट उल्टा डिबेंचर इसका बनता है, सोलोमन का बनता है फ्रॉम द कंपनी, ना कि ये पे करेगा बाकी क्रेडिटर्स को, ऐसा है ना। तो ये जजमेंट आया था इसमें, और ये बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसने ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कि कंपनी के डेट्स के लिए उसके मेंबर एंटाइटल नहीं है, भले ही मेरे पास 99% होल्डिंग क्यों ना हो, 100% शेयर होल्डिंग क्यों ना हो मेरे पास, फिर भी मैं लायबल नहीं हूँ, ऐसा। ठीक है, तो हाँ, तो कंपनी के असेट्स वगैरह सेल करो जितना भी हो पाता, नहीं तो फिर लोन्स का सेटलमेंट कर लो कि भाई अभी तुमसे मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है, तो एक काम करते हैं, 1 करोड़ तो मैं नहीं दे पाऊंगी तुम्हें, इसको 60 लाख पे सेटल करते हैं, मैं 60 लाख दे दूंगी। तो ऐसा करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये इस तरीके से काम हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज। वो सेटलमेंट हो गया ना, कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज ही करवाते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। या फिर क्या करो, आईबीसी के लॉज अप्लाई हो जाएंगे इस पे, है ना। बट आईबीसी तो अभी आया है, उस टाइम पे तो था नहीं आईबीसी, तो बहुत पुराना केस है। बिल्कुल कोई राइट्स नहीं होते, कोई राइट्स नहीं होते थे, इसीलिए इसीलिए तो नए नए लॉज आए हैं ना ये, कि इंसॉल्वेंसी और ऐसे हो जाए तो हम क्या करेंगे, है ना। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। ये कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, ये पूरा चार्ट के फॉर्मेट में ही ड्रॉ करो ताकि तुम्हें ये सब चीज़ें याद रह जाए। वेंट इनटू लिक्विडेशन, unsecured creditors demanded payment from Salomon on the ground that he was only responsible as a owner, that he was only responsible as a owner। इसके बाद कोर्ट का क्या जजमेंट आया इस मैटर में, वो लिखते हैं हम इसके नीचे। कोर्ट हेल्ड Solomon was not liable for debts of company as company is a separate legal entity। ये हमारा पूरा चार्ट बन गया।
अगर कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आए कि हम जब आंसर फॉर्म करेंगे तो हम आंसर के अंदर इन चीज़ों को कैसे लिखेंगे, बच्चों को समझ नहीं आता कि पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, तो मैं पॉइंटर्स डाल देती हूँ। सबसे पहले लिखना कि इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, फिर इसने ये बिजनेस सोलोमन लिमिटेड को सेल कर दिया, बदले में कंसिडरेशन रिसीव किया, शेयर्स, डिबेंचर्स और कैश। अच्छा, फिर ये कंपनी जो है आपकी लिक्विडेशन में चली जाती है और क्रेडिटर्स इससे पेमेंट डिमांड करते हैं। लास्ट पॉइंट, कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया। ऐसे करके आप 5 पॉइंट्स में इसकी कहानी बना के लिख सकते हो। ठीक है, नोटिंग हो गई लाइव वाले स्टूडेंट्स? कुछ डाउट्स है आप लोगों को, समझ आ रहा है? ओके, डन। ओके, चलो, ये वाला तो हमने पॉइंट देख लिया, पहला फीचर कंपनी का, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। फाइन। अब हम लोग सेकंड फीचर देखते हैं इसका, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। सेकंड फीचर है ये कंपनी का, लिमिटेड लाइबिलिटी। और ये सिर्फ फीचर ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कंपनी के लिए, क्योंकि याद है कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना। उसके अंदर तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका मतलब अगर आपका बिजनेस लॉसेस में जा रहा है तो उनके पैसों को पे ऑफ करने के लिए हम ओनर्स के घर से भी असेट्स ला सकते हैं सेल करके, राइट? वो सेल करके उससे भी पैसा रिकवर हो सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी मींस कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, और कितने एक्सटेंड तक ये लाइबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स is limited to the nominal value of shares held by them or amount guaranteed by them। राइट। एंड एक चीज़ और, ये जो हम लोग नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बोलते हैं, इसमें भी एक चीज़ ये है कि सिर्फ अनपेड अमाउंट तक ही वो कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल है, तो अनपेड अमाउंट भी लिख लो इसमें, सिर्फ शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक ही वो पेमेंट करने के लिए लायबल होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है एक बार समझते हैं हम, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर के इसका मतलब समझेंगे। सपोज एग्जाम्पल, रिलायंस के मैंने शेयर्स खरीदे। पता है रिलायंस के शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में अभी? नो आइडिया। अच्छा, ये ठीक है, थाउजेंड्स में।
ये अभी चल रहा है समवेयर बिटवीन 1200 to 1300, जहाँ तक लास्ट मेरा आइडिया है। चलो 1300 ले लेते हैं। सपोज रिलायंस के शेयर्स का प्राइस है 1300 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, ये अभी भाव चल रहा है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल इसी रेंज में चल रहा है ये। तो और मैंने जो रिलायंस के शेयर्स हैं मैंने कितने खरीदे हैं, सपोज आई बॉट 100 शेयर्स, टोटल 100 शेयर्स मैंने खरीदे, 1300 रुपये का एक शेयर है ना। तो ऐसे में टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना है, कितना अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूंगी टोटल इस कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टोटल 1,30,000 रुपीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करना है। हाँ मैं बता दी ना, 1200 से 1300 के बीच में। तो 1,30,000 इतना अमाउंट मुझे कंपनी में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक बात है। अब मुझे ये बताओ मेरी लाइबिलिटी जो है वो कितने अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी, 1,30 तक ही मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। क्या कंपनी मुझसे 1 रुपये भी ज़्यादा मांग सकती है क्या इसमें से, नहीं मांग सकती। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब इसमें से मैंने 90,000 पे कर दिए हैं, बचे कितने, ये मेरा पेड है अमाउंट, बचे 40,000 रुपीज़। अब फॉर एग्जाम्पल कभी भी कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली जाती है, कंपनी लॉसेस, वैसे ऐसा हो नहीं सकता रिलायंस लिक्विडेशन में चलेगा, ऐसा हो गया तो पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी ना, तो ऐसा तो वैसे एकदम लीस्ट पॉसिबल है। बट फिर भी अगर कभी कंपनी के साथ ऐसा हो जाता है तो कंपनी मुझसे कितना अमाउंट मांगेगी, 40,000 मांगेगी या इससे ज़्यादा मांग सकती है क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं कंपनी में, नहीं, एनी हाउ कंपनी मुझसे सिर्फ इतना ही अमाउंट मांग सकती है, इससे ज़्यादा अमाउंट के लिए तो मैं बिल्कुल भी लायबल नहीं हूँ। मुझे पे करने पड़ेंगे ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी जब कॉल्स करती है तो पैसा पेमेंट करना ज़रूरी होता है, वरना वो कॉल्स इन अरियर बन जाता है, पढ़ा होगा ना 12th में। हाँ इसीलिए तो अभी मैं कितने अमाउंट के लिए लायबल हूँ, सिर्फ इतने अमाउंट के लिए, लायबल टू पे ओनली 40K, इससे ज़्यादा 1 रुपये भी कंपनी मुझसे नहीं मांग सकती है। क्यों, क्योंकि कंपनी के अंदर ये फीचर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा इसके ऊपर ये है, ये तो चलो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया और ये भी समझ लिया कि कंपनी में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, आपका नॉमिनल वैल्यू शेयर का कौन सा हो गया यहाँ पे मुझे बताओगे, व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 1,30 है ना, मतलब 100 शेयर्स मैंने खरीदे 1300 रुपए के हिसाब से, तो 1300 के हिसाब से ये मेरा क्या बन जाता है, नॉमिनल वैल्यू। और अगर सपोज करो पूरा का पूरा पैसा देना बाकी है तो ये पूरा का पूरा मैं लायबल हूँ पे करने के लिए, अगर मैं आधा दे चुकी हूँ तो बाकी आधे के लिए मैं लायबल हूँ, और मान लो पूरा दे चुकी हूँ तो मैं बिल्कुल ही लायबल नहीं हूँ, अब बिल्कुल ही नहीं हूँ, है ना। तो इसीलिए ये आपका क्या कहलाएगा, नॉमिनल वैल्यू कहलाएगा। अब एक मेरा इतना सा क्वेश्चन है कि हम लोग जो लाइबिलिटी लिमिटेड होने की बात कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी कंपनी की लिमिटेड है या कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड है, ये बताओ मुझे। एक बार लाइव वाले स्टूडेंट्स भी आंसर करने का ट्राई करना। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों को ये है कि जो लाइबिलिटी है वो, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटी कंपनी की है ये लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है, मेंबर्स की है या कंपनी की है। ठीक है, लाइव वाले स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इस पे, लाइबिलिटी लिमिटेड किसकी है, मेंबर्स की लिमिटेड है या कंपनी की लिमिटेड है। अच्छा समीर कह रहा है मेंबर्स की लिमिटेड है, ओके, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी सब भी आंसर करो, एक बार ट्राई करो, कोई बात नहीं। सो गए क्या सारे, मेंबर्स की, ओके, बिल्कुल।
करेक्ट, मेजॉरिटी लोग सब यही बोल रहे हैं कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे है ना, कंपनी का तो पॉइंट ही नहीं है। लाइबिलिटी एक्चुअल में लिमिटेड किसकी है? मेंबर्स की है। सोचो अगर तुमने कंपनी की लाइबिलिटी को लिमिटेड बना दिया तो ऐसे लोगों के डेट्स को रीपे कौन करेगा? सही बात है ना। ऐसे तो कंपनी फिर क्या करेगी? पैसा ले ले करके उठा उठा करके रख लेगी अपने पास। कोई कंपनी किसी को पैसों का रीपेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि वो ये बोलेगी हमारी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है भाई। ऐसे में तुम्हें पैसा कौन देगा अपना? कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा कंपनी में, कोई लोन्स देने को तैयार नहीं होगा कंपनी को। इस वजह से ये बात हमेशा ध्यान रखना। हो सकता है एमसीक्यूज में भी ऐसी कोई क्वेश्चन पूछ लें वो लोग। कंपनी की लायबिलिटी तो हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। वो तो मेंबर्स हैं जिनकी लायबिलिटी को हमने लिमिटेड बनाया है, विच मीन्स ये लोगों ने जितना शेयर्स लिया है, खरीदा है, उतने के नॉमिनल वैल्यू तक के लिए ही दे आर लायबल। कंपनी को तो जितने भी डेट्स लिए हैं ना वो सारे पे ऑफ करेगी कंपनी। कंपनी पे ऐसा कुछ भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है मैम। ठीक है, तो इसको भी एक बार साइड में कहीं पे लिख लेते हैं। एक काम करो, यहाँ पे ही इसके नीचे नोट डाल के इसको लिख लो, नोट करके लिख लो कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड एंड नॉट दैट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की लिमिटेड नहीं होती है, ये मेंबर्स जो है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इसके अंदर ये दो फीचर्स इसके देखे हैं। कौन कौन से? एक तो हमने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी, और एक हम लोगों ने देखा लिमिटेड लायबिलिटी, राइट। ऐसे ही 4-5 फीचर्स कंपनी के और आएंगे, उनको फिर हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का, राइट। अभी आज जो हमने किया वो सब समझ में आ गया? इजी इजी से एकदम बेसिक्स थे ये, तो तुम लोगों ने शायद इंटर में भी पढ़े होंगे, राइट। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आ रही है क्या? नोट्स बन रहे हैं आप लोगों के? वेलकम समीर, हैव अ नाइस डे। ओके, ऑल राइट, ग्रेट। ठीक है, फिर हम बाकी टॉपिक्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।